नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों का हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा है। तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव है। 4 शब्द दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भ्रमर, ऑप्शन बी कह रहा है अग्नि, ऑप्शन सी कह रहा है मस्तक, ऑप्शन डी कह रहा है मछली। तो इसमें से क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है हमें। तद्भव शब्द बताना है तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? भ्रमर, अग्नि और मस्तक, ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और जो मछली दिया है ये हो जाएगा तद्भव, मछली तद्भव। और मछली का तत्सम जो है वो होता है मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य जो है ये तत्सम होता है मछली का, और मछली एक तद्भव शब्द है। तथा भ्रमर, अग्नि और मस्तक जो है ये तत्सम शब्द हैं। तो भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भंवरा। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। मस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द जो है उसका चयन करना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है हतोत्साह, ऑप्शन बी कह रहा है हतोत्साहित, ऑप्शन सी कह रहा है हतोत्साह, ऑप्शन डी कह रहा है हतोत्साह। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। शुद्ध शब्द बताना है तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द होता है हतोत्साहित। हतोत्साहित मतलब निराशा। हतोत्साहित ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई एक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है 24, ऑप्शन बी कह रहा है 16, ऑप्शन सी कह रहा है 11, ऑप्शन डी कह रहा है 13। तो चौपाई एक छंद है और ये एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है ये। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चरण की बात करें तो इसमें चरण 4 होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। और इसके चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है इस पंक्ति में। पंक्ति क्या है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। ये एक पंक्ति है और इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी कह रहा है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी कह रहा है श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी कह रहा है यमक अलंकार। तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार जो है वो है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। और यमक अलंकार होता क्या है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यमक अलंकार होता है जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुए हों। जहां पर एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए हों, मतलब एक से ज्यादा बार आए हों और उन सभी का अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। जितनी भी बार आए हैं उन सभी का अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर बरछी और बरछी 2 बार आया है। बरछी ने बरछीने है। बरछी बरछी 2 बार आया है और दोनों का जो सब अर्थ है वो भिन्न है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यमक अलंकार सही हो जाएगा। रूपक अलंकार क्या होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? तो रूपक अलंकार वह होता है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है। रूपक अलंकार में होता है उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्य के आधार पर आवृत्ति हो। जहां पर वर्णों या व्यंजनों की साम्य के आधार पर आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है।
इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, ये बताना है। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन किसने किया है, संपादक कौन है इस पत्रिका के। ऑप्शन ए कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके जो हिंदी प्रदीप है इसके जो संपादक हैं वो कौन है ये बताना है हमें। तो इसके संपादक जो है वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। और ये जो है हिंदी प्रदीप का संपादन जो है 1877 में ये जो है प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये एक मासिक पत्रिका, हिंदी प्रदीप जो है ये एक मासिक पत्रिका थी जो 1877 में प्रकाशित हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रेमघन। प्रेमघन की जो है कौन सी किसका संपादन किया है इन्होंने, तो प्रेमघन ने संपादन किया है आनंद कादम्बिनी का। किसका, आनंद कादम्बिनी का संपादन किया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। प्रताप नारायण मिश्र की बात कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण जो है ये भी एक पत्रिका है और इसका संपादन जो है प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। किसका, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। अब यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किसका संपादन किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादन किया है कविवचन सुधा, ये एक पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये एक मैगजीन है। इनका जो है संपादन हरिश्चंद्र मैगजीन और कविवचन सुधा का संपादन किसने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सूर्योदय शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सूर्योधन दय, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य धन उदय, ऑप्शन सी कह रहा है सूर्य धन उदय, ऑप्शन डी कह रहा है सूर्य धन उदय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सूर्य धन उदय है ये सही हो जाएगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय हो जाएगा। और ये गुण संधि से बना है। किससे बना है, गुण संधि से बना है। गुण संधि से बना है। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। उ का ओ में जो है बदलाव हो रहा है। और गुण संधि होती क्या है इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि की चर्चा करते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में, जहां पर प्रथम शब्द के अंत में आ या आ मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तथा दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री में से कोई वर्ण आए। किसमें से, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ये किसके दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए तो जो है क्रमशः ई का ए, उ का ओ तथा री जो है उसका अर हो जाता है। तो इसमें उ का ओ हो रहा है। सूर्य धन उदय में उ है और उ का जो है ओ में बदलाव हो रहा है। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास बताना है, कौन सा समास है। ऑप्शन ए कह रहा है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कह रहा है तत्पुरुष, ऑप्शन सी कह रहा है द्विगु समास, ऑप्शन डी कह रहा है कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो वो समास है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है ये भी जान लेते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का जो है अंतिम पद प्रधान होता है उसे, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में जिस समास का जो है पूर्व पद संख्या होता है, मतलब प्रथम पद जो है वो संख्या बोधक, संख्या का ज्ञान करा रहा हो, उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा। कर्मधारय समास क्या होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद जो है विशेषण और अंतिम पद जो है विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, कर्मधारय समास।
तो इसका यथाशक्ति में क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है, कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए कह रहा है मधुप, ऑप्शन बी कह रहा है भ्रमर, ऑप्शन बी कह रहा है मधुकर, ऑप्शन डी कह रहा है भंवरा। तो कौन सा तद्भव है, तद्भव शब्द है इसमें भंवरा। भंवरा जो है इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है भ्रमर। भंवरा का तत्सम जो है ये भ्रमर होता है। तो भंवरा जो है एक तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्री का तत्सम शब्द है, मुद्री जो है इसका तत्सम शब्द बताना है। कौन सा शब्द जो है मुद्री का तत्सम है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मुख, ऑप्शन बी कह रहा है मुंदरी, ऑप्शन सी कह रहा है मुद्रिका, ऑप्शन डी कह रहा है मुद्रिका। तो मुद्री का जो तत्सम होता है वो होता है मुद्रिका। मुद्रिका जो है ये तत्सम शब्द है और ये किसका है, मुद्री का। मुद्री का तत्सम मुद्रिका होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक के फूल, ऑप्शन बी कह रहा है कुटज, ऑप्शन सी कह रहा है विचार प्रवाह, ऑप्शन डी कह रहा है व्रत और विकास। तो इसमें से कौन सा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्रत और विकास नहीं है, व्रत और विकास। बाकी जो तीन हैं अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। और व्रत और विकास ये किसका है, ये है शांत प्रिय द्विवेदी। किसका, शांत प्रिय द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी का जी का है, शांत प्रिय द्विवेदी। इनका जो है कौन सा है, व्रत और विकास। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो जो है वो किसके द्वारा रचित है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है नल सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है नरपत नाल, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी कह रहा है जगनिक। तो ये जो है परमाल रासो किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है, तो ये है जगनिक के द्वारा। जगनिक ने जो है वो परमाल रासो की रचना की है। परमाल रासो की रचना जगनिक ने की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं और भी दिए हैं। नल सिंह ने किसकी रचना की है, तो नल सिंह ने विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। नरपत नाल ने किसकी रचना की है, तो ये है विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये हो गए। तो परमाल रासो की रचना जगनिक ने की है, जबकि नल सिंह ने जो है विजयपाल रासो, नरपत नाल ने जो है विशलदेव रासो की और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हिन गावो मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है, किसकी पंक्तियां हैं ये। ऑप्शन ए कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी कह रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी कह रहा है सूरदास, ऑप्शन डी कह रहा है रैदास। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। दुल्हिन गावो मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृगावती किसकी रचना है। मृगावती जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है उस्मान, ऑप्शन बी कह रहा है मंजन, ऑप्शन सी कह रहा है कुतुबन, ऑप्शन डी कह रहा है जायसी। तो मृगावती जो है वो रचना है कुतुबन की। किसकी रचना है, कुतुबन की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगी। और मृगावती जो है 1503 ईस्वी में जो है लिखी गई है, 1503 में। कब, 1503 में इसका जो है रचना की गई मृगावती की, और ये जो है कुतुबन ने लिखी है। उस्मान की रचना कौन सी है, उस्मान की रचना है चित्रावली। कौन सी, चित्रावली, चित्रावली, चित्रावली। और इसकी चित्रावली की रचना कब हुई, तो चित्रावली की रचना जो है 1613 ईस्वी में हुई। कब हुई, चित्रावली की रचना 1613 ईस्वी में, 1613 में चित्रावली। मंजन की रचना कौन सी है, मधुमालती। मंजन की है मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती मंजन की है, और इसकी रचना 1945 ईस्वी में की गई थी।
इसके बाद जायसी, जायसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जायसी की है पद्मावत, आखिरी कलाम, अन्य भी जायसी की रचनाएं हैं। तो इसका जो मृगावती का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कुतुबन, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय, 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 तो कौन सा जो है इसमें से सही है ये बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय में रा जो है रा के ऊपर लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है चारों तरफ जल ही जल होना। ऑप्शन बी कह रहा है रास्ते का बंद होना। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन डी कह रहा है बीच में निकल भागना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अर्थ हो जाएगा आगे कुआं और पीछे खाई का। तो इसका ऑप्शन जो है सी है वो सही हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत होना, मतलब दोनों ओर मुसीबत होना ये आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और इसकी भाषा बतानी है, कौन सी भाषा है इसकी। ऑप्शन ए कह रहा है अवधी, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रज, ऑप्शन सी कह रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन डी कह रहा है भोजपुरी। तो जो है इसकी कौन सी जो है भाषा हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए जो है अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और ये रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये एक महाकाव्य ग्रंथ है और इसमें जो है 7 खंड है। किसमें? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? 7 खंड हैं, 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं ये भी जान लेते हैं। पहला हो गया बालकांड, एक बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां हो जाएगा उत्तरकांड। ये 7 कांड जो है ये रामचरितमानस में हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और ये एक महाकाव्य है और जिसकी भाषा अवधी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिगाथा काल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया। आदिगाथा काल जो है इसका वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी कह रहा है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वो आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। किसको? आदिकाल को जो है वीरगाथा काल जो है किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है संधिकाल या चारण काल। संधिकाल कहा है, संधिकाल इन्होंने, किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल कहा है आदिकाल को। आदिकाल के जो है बहुत से नाम हैं, मतलब एक से अधिक नाम हैं। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है आदिकाल को? तो राहुल सांकृत्यायन जो हैं इन्होंने सिद्ध सामंत काल, क्या कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि आदिकाल को, आदिकाल की संज्ञा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी, जबकि वीरगाथा काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल जी ने की और सिद्ध सामंत काल की जो है संज्ञा दी है राहुल सांकृत्यायन जी ने और संधिकाल या चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसके अलावा भी जो है अन्य नामों से इसे जानते हैं, जैसे चारण काल, सिर्फ चारण काल किसने कहा है? चारण काल और संधिकाल दोनों कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और चारण काल, केवल चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है सिर्फ चारण काल बताया है इसे। प्रारंभिक काल भी कहा गया है इसे। प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। किसने? मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल के नाम की संज्ञा दी है। इसके अलावा इसे बीज वपन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बीज वपन काल। तो बीज वपन काल किसने कहा है? तो बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी। तो इसको जो है कितने नाम हो गए? एक से अधिक नाम है। वीरगाथा काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, आदि काल। तो ये इसके जो है 5 6 7 नाम हो गए। तो इसका जो है आदिगाथा काल को वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पतन, ऑप्शन बी कह रहा है अपकर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है अपभ्रष्ट, ऑप्शन डी कह रहा है विकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। पीछे भी हमने चर्चा की आनंद कादम्बिनी की। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? संपादक बताना है कौन है इसके। ऑप्शन ए कह रहा है बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी कह रहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी कह रहा है अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसके जो संपादक हैं वो हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और ये आनंद कादम्बिनी जो है ये एक मासिक पत्रिका थी। कैसी? मासिक पत्रिका थी। और इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था मिर्जापुर से। कहाँ से हुआ था? मिर्जापुर से इसका प्रकाशन हुआ था आनंद कादम्बिनी का। और किसने किया था? जो संपादक थे वो कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसका संपादन किया है? तो ये समालोचक जो है एक जो है पत्रिका है समालोचक, इसका संपादन किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। और ये भी एक मासिक पत्रिका थी। जो समालोचक थी ये भी एक मासिक पत्रिका थी जिसका जो संपादक थे, जिसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके अलावा ये जो है जयपुर से प्रकाशित हुई थी। जो समालोचक थी ये कहाँ से? जयपुर से प्रकाशित हुई थी। जो आनंद कादम्बिनी थी वो मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। और समालोचक जो चंद्रधर शर्मा द्वारा संपादित थी वो कहाँ से संपादित हुई थी, मतलब प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी जयपुर से। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास किसकी संपादक हैं? तो अंबिका दत्त व्यास जो है ये है संपादक पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह जो है ये एक पत्रिका है और इसके संपादक जो है अंबिका दत्त व्यास हैं। तो अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह का जो प्रकाशन किया था वो कहाँ से किया था? इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था काशी से। कहाँ से? काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। मतलब जो आनंद कादम्बिनी है उसका प्रकाशन जो हुआ था मिर्जापुर से हुआ था। समालोचक जो है वो चंद्रधर शर्मा द्वारा गुलेरी द्वारा संपादित, उसका जो है प्रकाशन जयपुर से हुआ था। और जो पीयूष प्रवाह है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा संपादित, उसका प्रकाशन काशी से हुआ था। तो इसका जो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है कि वितुंडा, ऑप्शन बी कह रहा है कि दामिनी, ऑप्शन सी कह रहा है चंचला, ऑप्शन डी कह रहा है तडिग। तो कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ये नीचे वाले तो तीनों होते हैं, दामिनी, चंचला, तडिग, चपला, ये आदि भी अन्य जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा जो वितुंडा है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है? वितुंडा जो है ये किसका पर्यायवाची? बिजली का नहीं है तो किसका पर्यायवाची है? तो ये वितुंडा जो है ये है हाथी का पर्यायवाची। किसका है? हाथी का पर्यायवाची। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तथा साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोगों को मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की भी क्लास मिलती रहेगी, वहाँ से आप करंट अफेयर का भी आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।